वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। लिटरेरी टर्म्स के आज तीसरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं उस लिटरेरी टर्म्स को जिनके बिना किसी भी पेपर में सिलेक्शन पॉसिबल नहीं होता। आप ये कह सकते हो कि सबको सब कुछ आता है, बस लिटरेरी टर्म्स ही नहीं आता है। और वही लिटरेरी टर्म्स जो है सिलेक्शन गिवर्स होते हैं, उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं आज फिर से अपने इस क्लास में। बात करेंगे सबसे पहले आज किस लिटरेरी टर्म की। एक नावल होती है जिसको एपिस्टोलरी नावल कहा जाता है। एपिस्टोलरी नावल कहा जाता है। एंड यू नो द मीनिंग ऑफ एपिसल्स। एपिसल का मतलब क्या होता है? लेटर। जैसे एन एपिसल टू डॉक्टर अर्बुथनॉट, एन एपिसल टू डॉक्टर अर्बुथनॉट रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप, या अलेक्जेंडर पोप का एक और वर्क एसे ऑन मैन दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 एपिसल्स addressed to his friend सेंट हेनरी सेंट जॉन। एपिसल का मतलब होगा लेटर। तो ऐसे नावल जिसका कम्युनिकेशन थ्रू लेटर प्रोसीड होता है, लेटर्स के थ्रू प्रोसीड होता है, डायरेक्ट कन्वर्सेशन नहीं होता कैरेक्टर्स के बीच में। एक कैरेक्टर अपनी बात लेटर के माध्यम से करता है और फिर दूसरा अपना मैसेज फिर लेटर के माध्यम से भेजता है। ये जो लेटर का फॉर्म है इसी को एपिस्टोलरी फॉर्म कहा जाता है। राइट, कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ लेटर्स, और इसको एपिस्टोलरी फॉर्म कहा जाता है। अब आप देखिए, सैमुअल रिचर्डसन का नाम आपने सुना है। सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, टॉबियस स्मॉलेट, और लॉरेंस स्टर्न। इनको 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स कहा जाता है। दे आर कॉल्ड 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स। और ऐसा किसने कहा है? ऐसा इनको एक हिस्टोरियन जॉर्ज सेंट्सबरी ने कहा है कि वो 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स हैं। सैमुअल रिचर्डसन बाय प्रोफेशन ही लेटर राइटर्स थे, और ये उनके लिए लेटर्स लिखा करते थे फॉर दोज लेडीज हु वर अनेबल टू रीड एंड राइट, और उनके हस्बैंड्स बाहर काम करते थे तो सैमुअल रिचर्डसन यूज्ड टू राइट लेटर्स फॉर देम एंड रीड लेटर्स फॉर देम। क्लियर, ये काम किया करते थे। और once he was assigned the task by the government to prepare a book for all formats of letters। all formats of letter prepare करने का काम दे दिया गया था सैमुअल रिचर्डसन को। और उसी लेटर के फॉर्म में जब वो लेटर डेवलप कर रहे थे, जब वो दूसरी लेडीज के लिए लेटर्स लिख और पढ़ रहे थे, तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया, और उस आइडिया का नाम था पामेला। पामेला, और उसकी सबटाइटल थी वर्च्यू रिवार्डेड। उन्होंने उस लेटर के फॉर्म में पूरी नावल लिख दी, पामेला और द वर्च्यू रिवार्डेड, और यहीं से एपिसल फॉर्म जो है बिल्कुल फेमस हो गया। और इस फॉर्म में जो फिर से नावल्स आना शुरू हुई, एक पूरा फ्लक्स शुरू हो गया, और उन सारी नावल्स को एपिस्टोलरी नावल्स कहा जाता है, जहां पर स्टोरी प्रोसीड करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेटर्स, या द स्टोरी प्रोसीड्स थ्रू लेटर्स। जहां पर स्टोरी लेटर्स के थ्रू ही प्रोसीड करे उसी को एपिस्टोलरी कहा जाता है, एपिस्टोलरी नावल कहा जाता है। राइट, अंग्रेजी में डेफिनेशन सुन लीजिए। फिक्शन रिटेन इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ लेटर्स। फिक्शन रिटेन इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ लेटर्स, उनको कहा जाता है एपिस्टोलरी होता है। फिक्शन
फिक्शन माने नॉवेल रिटन इन द सीरीज ऑफ लेटर्स। जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। खुशबू परवीन जो है, खुशनिदा परवीन, रेखा प्रजापति, शोभा चौहान, नेहा कुमारी, रीना सिंह, सबको गुड मॉर्निंग जी। नजमा एक खुशनुदा परवीन जी ने लिखा है कि समझ नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं है। देखिए क्या क्लियर नहीं है इस पर आ जाइए। मैं समझ रहा हूं कि आपको क्या क्लियर नहीं है, आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए होंगे। मैंने शुरू किया है आज फॉर्म्स ऑफ नॉवेल में एपिस्टोलरी नॉवेल। एपिसल का मतलब हमने बताया कि एपिसल का मतलब होता है लेटर, एपिसल का मतलब ही होता है लेटर। तो ऐसी नॉवेल जो ऐसे फिक्शन जो सीरीज ऑफ लेटर्स के फॉर्म में लिखी हो उसी को कहा जाता है एपिस्टोलरी नॉवेल, जहां पर स्टोरी का एडवांसमेंट लेटर के थ्रू होता हो। जैसे आप ये सोचिए कि मैंने आपको एक लेटर लिखा, तो मैंने उसमें अपनी बात लिखी और आप उसका जवाब दूसरे लेटर में दोगे। तो जो सवाल जवाब का ये प्रोसेस चलती है ये लेटर है, और ये जो लेटर्स आते जाते रहते हैं इन्हीं के थ्रू स्टोरी डेवलप करती रहती है, इसी से स्टोरी प्रोसीड करती रहती है, और उसी को कहा जाता है एपिस्टोलरी नॉवेल। क्लियर? अ नॉवेल अ फॉर्म ऑफ फिक्शन जिसमें स्टोरी विद द हेल्प ऑफ लेटर्स प्रोसीड करे, उसी को एपिस्टोलरी नॉवेल कहा जाता है। क्लियर? पत्र के माध्यम से स्टोरी को आगे बढ़ाना वो है क्या, उसको एपिस्टोलरी नॉवेल कहा जाता है। और जब शुरुआत हुई थी नॉवेल की, खास करके 18th सेंचुरी में, ये जो नाम लिखा है इन्हीं को फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश कहा जाता है। और बेसिकली नॉवेल, फर्स्ट नॉवेल इंग्लिश लैंग्वेज में कौन थी? अगर इसका प्रश्न कभी आए कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट नॉवेल रिटन इन इंग्लिश, तो उस फर्स्ट नॉवेल का नाम क्या था? उसका नाम आप सबको पता होगा, पता है ना पहली नॉवेल कौन सी थी और पहली नॉवेल लिखा किसने था, ये आपको पता है। और उसके जस्ट बाद जो है यहां पहुंच गए, राइट? उसके जस्ट बाद सैमुअल रिचर्डसन का नंबर आता है। पहली नॉवेल अंग्रेजी की जो आई थी 1719 में आई थी। 1719 में द फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश लैंग्वेज अपीयर्ड, और उस नॉवेल का नाम क्या था? उस नॉवेल का नाम था रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो। और 1740 में आई ये नॉवेल पमेला और द वर्चू रिवार्डेड बाय सैमुअल रिचर्डसन। और फिर हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ नॉवेल कहा जाता है। हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स हेनरी फील्डिंग को कहा जाता है। जी मुद्दा यह है कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, खास करके टीजीटी और पीजीटी में। टीजीटी और पीजीटी में जब भी लिटरेरी फॉर्म्स पर क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही लिखा होता है एपिस्टोलरी नॉवेल इज, बस नीचे 4 ऑप्शंस दिए होंगे, 3 ऑप्शंस बिल्कुल लॉलीपॉप होते हैं और एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, और वो ऑप्शन यही लिखा होगा। एपिसल का मतलब आप समझिएगा, एपिसल का मतलब लेटर, और जहां पर ये ऑप्शन लिखा हो कि स्टोरी प्रोसीड्स विद लेटर्स, स्टोरी प्रोसीड्स थ्रू लेटर्स, वही उसका उत्तर है। क्लियर? गुड फॉरनून संध्या जी। सैमुअल रिचर्डसन की पमेला, और उसके बाद उन्हीं की नॉवेल आई क्लैरिसा, और क्लैरिसा और पमेला ने इस्टेब्लिश कर दिया था एपिस्टोलरी फॉर्म को। क्लियर? आगे सॉरी दूसरे फॉर्म्स ऑफ फॉर्म ऑफ नॉवेल पर आते हैं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए।
अगला जो नावल का जॉनरा है, जो नावल का फॉर्म है, उसको हिस्टोरिकल नावल कहा जाता है। जैसे नेम से ही क्लियर है कि हिस्टोरिकल नावल में हिस्ट्री होती है, हिस्टोरिकल नावल में हिस्ट्री होती है, और जो राइटर होता है हिस्टोरिकल नावल का, वो कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल हिस्ट्री से ही लेता है, रॉ मटेरियल हिस्ट्री से लेता है, और हिस्ट्री से रॉ मटेरियल लेने के बाद उसको अपने हिसाब से डिजाइन करता है, उसकी अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करता है, और फॉर्मेटिंग करके उसको एक फिक्शन का रूप दे देता है, उसको हिस्टोरिकल नावल कहा जाता है। राइट, उसको हिस्टोरिकल नावल कहा जाता है। अ टाइप ऑफ फिक्शन इन विच अ सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट और एरा सर्व्स एज द बैकड्रॉप टू द स्टोरी। राइट, हिस्टोरिकल एरा और हिस्टोरिकल इवेंट serves as the backdrop of the story। राइट, जो उसका बैकग्राउंड होता है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है। और हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट जो है, बिल्कुल जरूरी नहीं कि हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट हिस्ट्री को एज इट इज फॉलो करे। ही कैन या ही ऑलवेज डज चेंज द नेम ऑफ द कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के नेम चेंज कर देता है। वो स्टोरी को अपने हिसाब से फिक्शनलाइज भी कहीं कहीं पर वो कर देता है, और इस तरीके से बताता है, इस तरीके से स्टोरी को डिजाइन करता है जिससे उसका जो ऑडियंस है, जो उसका रीडर है, वो बोर ना हो। और यही एक डिफरेंस होता है हिस्ट्री और हिस्टोरिकल में। हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो, अगर आप बाबर की हिस्ट्री पढ़ोगे, अकबर की हिस्ट्री पढ़ोगे, तो आप वहां पर कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते। लेकिन जो हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट होता है, ही इज फ्री टू ब्रिंग चेंज, वो चेंज लाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। और फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द ऑडियंस, for the convenience of the genre, he could change the historical figures, he can add historical figures and he could even deduct the historical figures। और ये काम शेक्सपियर ने भी अपने हिस्टोरिकल प्लेस में भी किया था, जो उन्होंने लिखा है इंग्लिश हिस्ट्री प्लेस या रोमन हिस्ट्री प्लेस। For the purpose, for his dramatic purpose, he changed the names of the characters and even he introduced the names of the characters। राइट, सबको वहां पर उन्होंने पिरोया है। राइट, होता यह है कि हिस्टोरिकल नॉवेल्स में क्या होता है, फिक्शन के साथ साथ हिस्ट्री भी दोनों इंक्लूड होती है, फिक्शन और हिस्ट्री दोनों इंक्लूड होती है, और वो हिस्टोरिकल नॉवेल होता है। फिक्शन के साथ साथ हिस्ट्री इंक्लूड करके उसको हिस्टोरिकल नॉवेल कहा जाता है। और मोस्ट हिस्टोरिकल नॉवेल्स कन्फर्म फेयरली क्लोजली टू द कन्वेंशंस ऑफ रोमांस रादर देन रियलिज्म। राइट, फिक्शनल तो ये होते हैं, और जब फिक्शनल होते हैं तो ये रोमांस की कैटेगरी में आ जाते हैं, रियलिज्म की कैटेगरी में नहीं आते। राइट, रियलिज्म की कैटेगरी में ना करके इनको रोमांस की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर फिक्शन ज्यादा होता है। मतलब ज्यादा क्या, फिक्शन का भी इनपुट होता है, हर चीज जो है रियल नहीं होती, हर चीज हिस्टोरिकल ही नहीं होती है। क्लियर। और एग्जाम्पल की बात करें अगर, देयर हैव बीन एक्सेप्शंस टू दिस रूल, कुछ एक्सेप्शंस भी रहे हैं। जैसे हिस्टोरिकल नॉवेल में आप देखें तो टॉलस्टॉय की नॉवेल है वॉर एंड पीस, और डिकेंस की दो नॉवेल्स आपको बताया हूं कि वो हिस्टोरिकल नॉवेल्स है, बार्नाबी रज और उसके बाद अ टेल ऑफ टू सिटीज, वो हिस्टोरिकल नॉवेल्स हैं। अ टेल ऑफ टू सिटीज टोटली फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर बेस्ड है, कार्लाइल की बुक फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और द रियल इवेंट दैट टुक प्लेस इन 1789 वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन उस पर बेस्ड है। और बार्नाबी रज जो है वो एक राइट्स पर बेस्ड है, राइट, 1780s के राइट्स पर, दंगों पर बेस्ड है, तो वो हिस्टोरिकल नॉवेल कही जाती है। क्लियर। और हिस्टोरिकल नॉवेल का फादर किसको कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल जो है वो है सर वॉल्टर स्कॉट। सर वॉल्टर स्कॉट को फादर ऑफ हिस्टोरिकल
नावल कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्टोरिकल नावल सर वाल्टर स्कॉट को कहा जाता है। और वाल्टर स्कॉट का जो टाइम पीरियड है वो रोमांटिक एज का टाइम पीरियड है, मतलब रोमांस तो वहां पर मिक्स ही होना था। ही इंटरमिंगल्ड हिस्ट्री विद रोमांस, और हिस्ट्री विद रोमांस जो है उसको हिस्टोरिकल नावल कहा जाएगा। क्लियर? और अमेरिकन काउंटर पार्ट भी है उनके, लेकिन आपको उनकी बात नहीं करनी है, आपको उनको जानना भी नहीं है। ये सेकेंड टाइप हो गया आज का, एपिस्टोलरी नावल के बाद हिस्टोरिकल नावल्स। और अब आइए दूसरे जानर पर आते हैं इसी नावल के, और उसका नाम है गोथिक नावल। जी बिल्कुल दीप्ति जी, वकैब में भी हेल्प करूंगा, आप टेंशन ना लीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़ने दीजिए। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीज़ें पीछे से वाइंड अप होती रहेंगी, और चीज़ें पीछे जब ख़त्म होती रहेंगी तो हम फिर वकैब के भी सेक्शन पर आएंगे। कुछ लोग तो बहुत ही दुखी हो गए हैं हमसे भी और फिर अपने आप से भी, तो आप उस टाइप से दुखी ना हो, और आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, मैं उसको कवर करूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। जो आपको वर्ड्स रोज भेजता हूं मैं आपके ग्रुप पर टेलीग्राम पर, आप उस वर्ड्स को नोट करते रहिए अपने कॉपी में, उससे ज़्यादा वर्ड्स बाहर से नहीं आएंगे। और फिर मैं 2-3 दिन वकैब पर क्विज ही करा दूंगा आपको, कम से कम 100 से 150 वर्ड्स, और उससे में आपका पेपर फंस जाएगा। बी रिलैक्स्ड, बी कूल, और कूल होकर के और फिर काम करिए। कल कुछ लोग कह रहे थे कि ग्रुप पे जैसे कि बात कर रहे थे यूट्यूब पर तो क्लास से ज़्यादा मटेरियल है, अरे तो यूट्यूब पर ही पढ़ लेना, यहाँ उनको आने की ज़रूरत क्या है, आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ वहाँ दोनों पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आप दोनों ज़्यादा पढ़ लीजिए, सब कुछ आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना पढ़ लोगे उतना ही काम आएगा आपको, कुछ भी बेकार नहीं जाएगा। जी टीना जी गुड मॉर्निंग। ज्योति मिश्रा जी कह रही है कि अपना नंबर दे दीजिए। मेरा नंबर क्या करोगे ज्योति? और वैसे भी मेरा नंबर आपके ग्रुप में सबके पास है, आप किसी से भी ले सकते हो। आइए गोथिक नावल की बात करते हैं। गोथिक एक ऐसा नावल होता है जिसमें मिस्ट्री, टेरर, हॉरर और सस्पेंस ये सारी चीजें भरी होती हैं। टेरर, हॉरर, सस्पेंस, मिस्ट्री, मर्डर, ये सब जहां पर हो इन्हीं को गोथिक कहा जाता है। वैसे गोथिक जो है एक मेडिवल एज की बिल्डिंग हुआ करती थी, राइट? मेडिवल एज की बिल्डिंग हुआ करती थी, और गोथिक एक टाइप का आर्ट था, एक आर्किटेक्चर का नाम था जर्मनी में। और वो जो गोथिक हुआ उसके बाद तो जो बड़े बड़े कासल्स हुआ करते थे, महल नुमा घर हुआ करते थे, गोथिक नावल जनरली उसी में सेट होते हैं, जिसको आज हिंदी में आप भूत बंगला कहते हो। सर आई एम नॉट ज्वाइंड इन एनी ग्रुप। चलिए सर व्हाट इज टेलीग्राम चैनल ग्रुप नेम? अच्छा अभी तक आपको यही नहीं पता चला, अब ये तो दिक्कत वाली बात है। सर आप जैसा टीचर कोई नहीं हो सकता। थैंक यू ब्यूटी सिंह जी। यही चैनल का नाम है और आप इसी से जुड़ सकते हो। जिनको टीचर की रेस्पेक्ट नहीं करनी आती वो खुद क्या करेंगे? अरे छोड़ो यार, सब बात नहीं करते ममता, ये डेमोक्रेसी है, सबको बोलने का अधिकार है और मैं बहुत कूल हो करके सबको सुनता हूँ।
क्या बता रहा था? गोथिक नावल। तो मिस्ट्री, हॉरर, मर्डर, सस्पेंस, जहां ये सब चार चीजें इकट्ठा हो जाएं उसी को कहा जाता है गोथिक नावल। और गोथिक नावल को ही मिस्ट्री नावल भी कहा जाता है और गोथिक नावल को ही हॉरर नावल भी कहा जाता है। राइट, मिस्ट्री नावल भी कहा जाता है, हॉरर नावल भी कहा जाता है और इन्हीं को एक और नाम से जाना जाता है, इन्हीं को कहा जाता है द नॉवेल्स ऑफ सेंसेशन। नॉवेल्स ऑफ सेंसेशन कहा जाता है। जी बिल्कुल सही बताया भूतनाथ। राइट, क्या बता रहा था? अ टाइप ऑफ फिक्शन दैट एम्प्लॉयज मिस्ट्री, टेरर, हॉरर, सस्पेंस एंड द सुपरनेचुरल फॉर द सिंपल पर्पस ऑफ स्केयरिंग द विट्स आउट ऑफ इट्स रीडर्स। राइट, इसमें सुपरनेचुरल क्रिएचर्स का भी इंट्रोडक्शन किया जाता है। सुपरनेचुरल क्रिएचर का मतलब है कि उसमें घोस्ट्स का इंट्रोडक्शन कर दिया जाता है या उसमें विचेस का इंट्रोडक्शन कर दिया जाता है। और किस लिए? सिंपल पर्पस होता है कि स्केयर करना, डराना, उसी को गोथिक नॉवेल्स कहा जाता है। गोथिक नॉवेल्स के शुरुआत की अगर हम बात करें तो पहली जो गोथिक नॉवेल आई थी वो 1764 में आई थी और उसका नाम था द कासल ऑफ ओटरेंटो। द कासल ऑफ ओटरेंटो ये पहली गोथिक नॉवेल थी और ये किसने लिखा था? होरास वालपोल ने। होरास वालपोल ने लिखा था। इसको भूतही नावल भी आप कह सकते हो। क्लियर? गोथिक हमने बताया आपको क्या होता है। इट इज अ मेडिवल कासल replete with secret passage, torch lit dungeons and an occasional bat. The traditional plot जो होता है वो involves a beautiful heroine beset by dark shadows, strange noises and a candle that keeps blowing out. These early Gothic novels aimed at instilling terror. इनका पूरा एक काम था to instill terror. आदमी में टेरर को भर देना, ये इनका काम था। तो जो डरावनी नावल हैं, जो भूतही नावल होती हैं, उन्हीं को कहा जाता है गोथिक नावल्स। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताइए। और इसके बाद आज जो है बहुत सारे राइटर्स ने, एक राइटर था जिसने एक नावल लिखी थी, उस नावल का नाम था द मॉन्क और राइटर का नाम था लुइस और उसका नाम हो गया फिर मॉन्क लुइस। फिर एक नावल है द मिस्ट्री ऑफ उडोल्फो और फिर एक नावल और है उसके अलावा वेथेक। फिर मैरी शैली ने लिखा फ्रैंकेस्टीन। ये सब गोथिक नावल्स के ही कैटेगरी में आएंगे जहां पर सुपरनेचुरल क्रीचर्स, मर्डर, सस्पेंस और हॉरर भरा होता है। सर आप इतने शॉर्ट में और जितने अच्छे से आप किसी भी टॉपिक को समझा देते हैं वैसे कोई और नहीं समझा सकता। थैंक यू ज्योति जी। इट्स योर फेथ ऑन मी। राइट, आप जितना भरोसा करते हो मेरे ऊपर तो मेरी जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ जाती है। और दूसरी बात तो ये है कि आप समझना चाहते हो इसलिए समझ जाते हो। अगर आप समझना नहीं चाहोगे तो फिर आपको दुनिया में कोई भी समझा नहीं सकता है। राइट, अगर आप समझना नहीं चाहते तो कोई दुनिया में आपको समझाने वाला पैदा नहीं हुआ है। जो सो रहा होता है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो जग रहा होता है उसको नहीं जगाया जा सकता है। जो सो रहा है वही जगेगा, जो जग रहा है उसको आप क्या जगाओगे? आप उसे कभी नहीं जगा पाओगे। क्लियर? तो उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करते हम भी, वो जाने, उनका काम जाने। आई ट्राई टू डू माई बेस्ट, अपना बेस्ट मैं करता रहूं, जो होगा देखा जाएगा। जी बिल्कुल सही है। आज संयोगिता जी ने लिखा कि आज समझ में आ गया कि गोथिक नावल क्या होता है। चलिए, जब ज़रूरत है आपको तब समझ में आ गया, उसके पहले समझ में आ गया होता तो आप भूल भी गए होते, ऐसा मुझे लग रहा है, बाकी पता नहीं।
क्लियर, आगे बढ़ें। जी मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मेरे से जितना भी हो पाए आपकी उतनी मदद हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। सर टर्म्स, लिटरेरी टर्म्स बहुत मज़ेदार हैं, बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू दीपा। सर आपकी वजह से इंग्लिश लिटरेचर बिल्कुल हलवा हो गया है, पहले बहुत दिक्कत होती थी। थैंक्स सर, यू आर टू गुड, यू आर मोस्ट वेलकम प्रेरणा, एंड थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग मी। सर जी आपको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है, वर्ड्स नहीं मिलता है। वाह नीतू जी, थैंक यू। आइए नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं। हिस्टोरिकल नावल हो गया, गोथिक नावल हो गया, और गोथिक नावल के साथ साथ एक और नावल हम आज कर लिए एपिस्टोलरी नावल। सर सिलेक्शन का तो पता नहीं, बट लिटरेचर समझ आने लगा है। वाह ग्रेट, अगर समझ में आने लगा है तो फिर अब दिक्कत नहीं है सिलेक्शन में। सर जी जब से लिटरेरी टर्म्स कराई है तब से टर्म्स के क्वेश्चंस बड़े इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ योर बेस्ट एक्सप्लेनेशन। थैंक यू साधना। आइए बात करते हैं हीरोइक कपलेट की। हीरोइक कपलेट, हीरोइक ड्रामा, हीरोइक ट्रेजेडी और हीरोइक पोयम, इतनी चीजें हीरोइक होती हैं। हीरोइक कपलेट, हीरोइक ड्रामा, हीरोइक पोयम, ये हीरो के नाम से हैं। सर आफ्टर यूपी टीजीटी एग्जाम आई विल ज्वाइन डीएसएसबी बैच बिकॉज आपसे ही पढ़ना है। थैंक यू। हीरोइक पोयम को एपिक पोयम कहा जाता है। क्या कहा जाता है हीरोइक पोयम को? हीरोइक पोयम को एपिक कहा जाता है बिकॉज इट डील्स विद वैलर, इट डील्स विद ब्रेवरी, इट डील्स विद करेज। और जिसके पास वैलर हो, करेज हो, हिम्मत हो, उसी को ही हीरो कहा जाता है। तो हीरोइक पोयम जो है ये सिंपली इसको एपिक पोयम कहा जाता है, इतनी जान लीजिए। सर आई एंजॉय योर क्लास yesterday, आई हैड इंटरनेट प्रॉब्लम सो आई मिस्ड योर क्लास। अरे इट्स ओके राइट। तो हीरोइक पोयम क्या होती है? हीरोइक पोयम को ही एपिक पोयम कहा जाता है। और हीरोइक कपलेट क्या होता है? कपल का मतलब होता है दो। कपल का मतलब क्या होता है? दो। तो यहां एक चीज हीरोइक कपलेट में ये कंफर्म है कि हीरोइक कपलेट में 2 लाइंस होती हैं। राइट, हीरोइक कपलेट में 2 लाइंस होती हैं। और वो 2 लाइंस कैसी होती हैं? 2 लाइंस राइमिंग लाइंस होती हैं, जो दोनों एक दूसरे से राइम करें, जिनके लास्ट के साउंड दोनों के सेम हो। 2 लाइंस राइमिंग ईच अदर। अगर सिर्फ इतना ही है तो कोई भी लाइन कपलेट हो जाएगी। क्लियर? सर जब मैं टेलीग्राम पे क्वेश्चन करती हूँ तो मेरा बेटा ही चेक करता है कि कितने सही है, उस वक्त स्टूडेंट वाली फीलिंग आती है। वाह रीता, 2 लाइंस राइमिंग ईच अदर, ये कपलेट की डेफिनेशन है। अब अगर वहां पर हीरोइक लगा हुआ है तो हीरोइक में कुछ चीजें और बढ़ जाती हैं। वो ये बढ़ जाती है कि हीरोइक कपलेट हमेशा आयम्बिक पेंटामीटर में होती है। किसमें होती है? हीरोइक कपलेट हमेशा आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर की लाइंस होती हैं। राइट, तो अब इसकी हीरोइक कपलेट की डेफिनेशन ये बन जाएगी 2 आयम्बिक पेंटामीटर राइमिंग लाइंस। राइट, 2 लाइंस ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर राइमिंग ईच अदर, ये हीरोइक कपलेट होता है। अब आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? मीटर शुरू करूंगा तब बताऊंगा आयम्बिक पेंटामीटर होता क्या है। राइट, कैसे उस पर मार्क्स लगाए जाते हैं, कैसे निशान बनाए जाते हैं।
तो ये डेफिनेशन हो गई हीरोइक कपलेट की कि आयम्बिक पेंटामीटर की दो लाइंस जो आपस में राइम करती हो उसको हीरोइक कपलेट कहा जाता है। और अगर दोनों गलती से राइम नहीं कर रही हैं, मतलब आयम्बिक पेंटामीटर में है, राइम नहीं कर रही हैं, तो वो हीरोइक कपलेट ना हो करके ब्लैंक वर्स हो जाएगा। ब्लैंक वर्स और हीरोइक कपलेट में डिफरेंस यही है कि हीरोइक कपलेट में राइमिंग लाइंस होती हैं और ब्लैंक वर्स में अनराइमिंग लाइंस होती हैं। एक में राइम है और दूसरे में राइम नहीं होता, तो जो राइम नहीं होता उसको ब्लैंक वर्स कह देंगे और जहां पर राइम होता है उसको हीरोइक कपलेट कह देंगे आयम्बिक पेंटामीटर में। अब ये पूछे पेपर में कैसे आएगा क्वेश्चन? अब पेपर में आपके निशान स्ट्रेस और स्ट्रेस का लगाने के लिए कभी नहीं आएगा। पेपर में आपके डेफिनेशन आएगी और सीधा लिखा रहेगा हीरोइक कपलेट इज, तो 2 लाइंस इन आयम्बिक पेंटामीटर अनराइमिंग, 2 लाइंस इन आयम्बिक पेंटामीटर राइमिंग, 2 लाइंस इन टेट्रामीटर अनराइमिंग। इस टाइप से ऑप्शंस बने होंगे और आपको टिक किस पे करना है? आपको टिक करना है कि 2 लाइंस ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर राइमिंग ईच अदर, तो वो ब्लैंक वर्स है, तो वो हीरोइक कपलेट है, और अगर वो राइम नहीं कर रहा है तो वो ब्लैंक वर्स हो जाएगा। और सबसे पहले हीरोइक कपलेट का यूज किसने किया था? अगर ऐसा कुछ प्रश्न बनता है तो सबसे पहले हीरोइक कपलेट का यूज किया था जेफरी चॉशर ने। सर आपके घर में वांट्स चिट्ठियां बहुत दाती होंगी, आप इतना मेहनत जो बोलते हैं। अच्छा ऐसा है, पता नहीं, समझ नहीं अमृता आपने लिखा क्या है। हीरोइक कपलेट वर्स फॉर्म है, पोएटिक फॉर्म है, अ पेयर ऑफ राइमिंग लाइंस इन आयम्बिक पेंटामीटर। इन इंग्लिश पोएट्री द फॉर्म वाज यूज्ड एज अर्ली एज जेफरी चॉशर, और जेफरी चॉशर ने कहां पर यूज किया था? कैंटरबरी टेल्स में, राइट। कैंटरबरी टेल्स में हीरोइक कपलेट यूज किया था चॉशर ने। ये DSSB और GIC के लिए है। चॉशर यूज्ड हीरोइक कपलेट, और ये शायद अभी DSSB के पेपर में भी 30 तारीख में आया था। जेफरी चॉशर ने हीरोइक कपलेट को यूज किया है। क्लियर? और जेफरी चॉशर ने तो यूज करके छोड़ दिया था। रेस्टोरेशन एज में और खास करके न्यू क्लासिकल पीरियड में हीरोइक कपलेट को रिवाइव किया जाता है, और अलेक्जेंडर पोप को मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट कहा जाता है, राइट। मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट कहा जाता है अलेक्जेंडर पोप को, क्योंकि उन्होंने इलियड और ओडिसी को हीरोइक कपलेट में ट्रांसलेट किया। रेप ऑफ द लॉक उन्होंने हीरोइक कपलेट में लिखा। एसे ऑन मैन, एसे ऑन क्रिटिसिज्म सब उन्होंने हीरोइक कपलेट में लिखा। उसको परफेक्शन करने का काम इन्हीं को जाता है। किसको? आज जो है अलेक्जेंडर पोप को। इनिशिएशन की जो क्रेडिट है वो जेफरी चॉशर को है। मीठा बोलते हैं आप, थैंक यू साधना, मैं बहुत कड़वा बोलता हूं जी। द लीजेंड ऑफ गुड विमेन में भी जो है हीरोइक कपलेट का प्रयोग है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है DSSB में, ठीक है पूजा। द लीजेंड ऑफ गुड विमेन में जो है किया है, और द लीजेंड ऑफ गुड विमेन में वो 10 वीमेन्स की बात 9 सेक्शन में करते हैं। इसका शायद आंसर भी गलत दिया हुआ है। क्लियर है? आइए हीरोइक ड्रामा पर आ जाइए अब। अच्छा वहां कैंटरबरी टेल्स ऑप्शन नहीं था, तो बिल्कुल सही है, द लीजेंड ऑफ गुड विमेन जी। हीरोइक ड्रामा पर आइए। हीरोइक ड्रामा खास करके पॉपुलर हुआ था रेस्टोरेशन पीरियड में। रेस्टोरेशन पीरियड में हीरोइक ड्रामा वाज पॉपुलराइज्ड
और रेस्टोरेशन पीरियड का जो टाइम है वो 1660 से लेकर के और 1700 तक का है। रेस्टोरेशन ड्रामा भी आप कह सकते हो हीरोइक ड्रामा को। वैसे रेस्टोरेशन में हर चीज अलग ही होती थी। रेस्टोरेशन की कॉमेडीज को कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहा जाता है या आर्टिफिशियल कॉमेडी कहा जाता है, राइट। और इनके जो ड्रामा है वो हीरोइक ड्रामा है। क्लियर जी ज्योति, बिल्कुल सही आप। रेस्टोरेशन पीरियड का ड्रामा है और ये किसी क्रिटिक ने कहा है कि द मोस्ट हीरोइक थिंग ऑफ द हीरोइक ड्रामा इज इट्स अनहीरोइकनेस। यहां पर जो सबसे हीरोइक होता है, द मोस्ट हीरोइक थिंग ऑफ द ड्रामा इज इट्स अनहीरोइकनेस। यहां पर अनहीरोइकनेस ज्यादा होता है, मतलब ब्रेवरी नहीं होती है। कॉन्फ्लिक्ट यहां पर किस चीज में होता है? कॉन्फ्लिक्ट बिना आपको बताया था हमने कि बिना कॉन्फ्लिक्ट के तो प्ले पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लव एंड वॉलर, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लव एंड वॉलर, ये कॉन्फ्लिक्ट है। बहादुरी में और लव के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। और तीसरा कि हीरोइक ड्रामा जो होते हैं जनरली रिटेन होते हैं हीरोइक कपलेट में। जनरली रिटेन इन हीरोइक कपलेट but sometimes in blank verse, कभी कभी ब्लैंक वर्स में भी लिखे जाते हैं। जैसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है हीरोइक ड्रामा का वो ड्राइडन का है, ऑल फॉर लव। ऑल फॉर लव ड्राइडन का प्ले है जो शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लियोपैट्रा का एडॉप्टेशन है और ऑल फॉर लव ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ऑल फॉर लव इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। ये ड्राइडन का प्ले है और ये हीरोइक प्ले भी है, राइट। ये हीरोइक प्ले भी है। ऑपरेटिक एंड occasionally bombastic, they achieved popularity in the early years of Restoration, but eventually fell into disrepute, spurred by the Duke of Buckingham's successful burlesque of the form. Clear? जो भाषा होती है हीरोइक ड्रामा की वो बम्बास्टिक लैंग्वेज होती है, बम्बास्टिक लैंग्वेज होती है। बम्बास्टिक लैंग्वेज का मतलब क्या है? एग्जैजरेटेड लैंग्वेज। और ड्राइडन ने ऑल फॉर लव इसी फॉर्मेट में लिखा था। ड्राइडन ने एक और प्ले उनका औरंगजेब, वो भी हीरोइक प्ले ही है, उनको भी उन्होंने ऐसा लिखा है। व्हाट डू कॉल अलेक्जेंडर पोप रिगार्डिंग हीरोइक कपलेट? नजमा, आई टोल्ड दैट अलेक्जेंडर पोप वाज द मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट। क्लियर? हीरोइक ड्रामा क्लियर हो गया। हीरोइक ड्रामा का टर्म जो है वो भी अलग है, सॉरी, जॉन ड्राइडन का है और जॉन ड्राइडन का प्ले ऑल फॉर लव उन्हीं का है। और ये हीरोइक ड्रामा के फीचर्स हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो होता है लव एंड वॉलर पर होता है, ब्रेवरी और लव पर होता है। हीरोइक कपलेट में जनरली लिखे जाते हैं, लेकिन कभी कभी ब्लैंक वर्स में भी। और लैंग्वेज जो है वो एग्जैजरेटेड लैंग्वेज होती है, वो बम्बास्टिक लैंग्वेज होती है और वो हीरोइक ड्रामा बन जाता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए।
बम्बास्टिक मीन्स एग्जैजरेटेड, हाइपरबोलिक। कोई कंफ्यूजन नहीं है, प्रोसीड करें। Bring a glass of water. जी टीना, हीरोइक ड्रामा वाज कन्फाइंड टू दीज 40 years ओनली। एक्चुअली इसीलिए तो पूरा एज ही चेंज हो गया ना। जैसे जैसे कॉमेडी ऑफ मैनर्स का एलिमिनेशन हुआ, वो खत्म हुई। कॉमेडी ऑफ मैनर्स के साथ हीरोइक ट्रेजेडी, हीरोइक ड्रामा भी खत्म हो गया, ड्राइडन भी खत्म हो गए, और जो है रेस्टोरेशन एज का जो किंग था वो भी खत्म हो गया। और जब सब खत्म हो गया तो अपने आप ही जो है हीरोइक ट्रेजेडी और ड्रामा सब खत्म हो गया। जी विजया जी, रेस्टोरेशन पीरियड को ही एज ऑफ ड्राइडन कहा जाता है। लेग पोएट्स के बारे में तो आपको पता ही है, कुछ बताना नहीं है। आई होप जी पारुल आपका क्वेश्चन इज नोटेड। लेग पोएट्स कौन से थे ये आपको बिल्कुल पता है। लेग पोएट्स में विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरेज, और रॉबर्ट सदे। इन तीनों को लेग पोएट्स कहा जाता है। और लेग पोएट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लोग लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कम्ब्रिया। लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कम्ब्रिया में रहते थे। और लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कम्ब्रिया है कहां पर? इन नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड। इन नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड। नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड में एक स्टेट है, काउंटी है कम्ब्रिया, और कम्ब्रिया में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। और उसी लेक डिस्ट्रिक्ट के अराउंड ये तीनों लोग रहते थे, विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट सदे और कॉलरिज। इसीलिए इनको लेक पोएट्स कहा जाता है। और क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो लेग पोएट्स में कुछ और राइटर शामिल कर लिए जाते हैं, जैसे कि बायरन को भी इसमें शामिल। क्रिटिसिज्म में आपके पेपर में आएगा तो आप इन्हीं तीनों पर उत्तर लगाओगे, जो चौथा होगा उसी को टिक करना। और आपके पेपर में ही पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेग पोएट। मैं थोड़ा उसे एक स्टेप आगे नेट की बात कर रहा हूं कि इसमें किनको लेग पोएट्स कहा जाता है। लेग पोएट्स वैसे एक डिरोगेटरी टर्म है, और डिरोगेटरी टर्म में ऐसे लोग जिनको अनकूथ पोएट कहा जाता है, ऐसे लोग जो बात करते हैं हमेशा रूरल सराउंडिंग्स की, उनको लेग पोएट्स कहा जाता है।
राइट जो रूरल सराउंडिंग्स की बात करें, अनकूथ की बात करें, अनप्रेडिक्टेबल चीजों की बात करें, उनको कहा जाता है लेक पोएट्स। द टर्म वाज ओरिजिनली इंप्लाइड बाय hostile critics to characterize the rural and uncouth verse of the romantic experiments. It has come to represent the importance of nature as a theme of romanticism. राइट इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर को शो करने के लिए भी लेक पोएट्स का प्रयोग किया जाता है। जी ज्योति साहू जी, आपका कमेंट में पढ़ रहा हूं भाई, आप क्यों परेशान हैं? कॉलरिज, रॉबर्ट सदे और वर्ड्सवर्थ ये लेक पोएट्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज लैम्पून। लैम्पून का मतलब होता है किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत मजाक उड़ाना। अ ब्रॉड सटारिकल पीस दैट फोकसेस ऑन एन इंडिविजुअल। अ ब्रॉड सटारिकल पीस that focuses on an individual, जो किसी का व्यक्तिगत सटायर करे, व्यक्तिगत मजाक उड़ाए, उसको लैम्पून कहा जाता है। क्लियर, बस इतना ही जान लीजिए। अब्रॉड सटारिकल पीस, अब ये प्रोज में भी हो सकता है और पोएट्री में भी हो सकता है। प्रोज में भी हो सकता है और पोएट्री में भी हो सकता है। ये लैम्पून जिसको कहा जाता है, किसी व्यक्ति का पर्सनल मजाक उड़ाना जो है उसको कहते हैं क्या? उसे कहते हैं लैम्पून। जी नाजमा, बिल्कुल सही आप। आई थिंक कि जितने जी मैक प्लेक्नो कैन बी कंसीडर्ड अ लैम्पून। जी जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स थे यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, उन सबको आपने लगभग कर लिया है। अब शायद ही एक आधा कोई बच रहा हो और उसको भी मैं करा के ही जाऊंगा, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। एक टर्म है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, और इस टर्म में बहुत कंफ्यूजन रहती है। बाकी से आप इस बार लिखे, जरूर रिप्लाई करूंगा।
ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एक टर्म है जिसको अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर भी मिल जाएगा कि ये बुक किसने कॉइन किया था, सॉरी ये वर्क किसने कॉइन किया था। वैसे कहीं कहीं पर आपको ये लिखा मिल जाता है कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को कॉइन किया था टी.एस. एलियट ने। टर्म को, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म को टी.एस. एलियट ने कॉइन किया था। साजिया जी बैलेट करा चुका हूं, रह नहीं गया है जी, ओड बाकी है जरूर। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहीं ऐसे बुक में मिल जाता है कि इसको टी.एस. एलियट ने कॉइन किया था। और किस लिए कॉइन किया था? टू डिस्क्राइब एन ऑथर्स नीड टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर्स इंटरनल इमोशन एंड एज एन ऑब्जेक्टिव पर्सन और थिंग। और जबकि हाल यह है कि इस टर्म को टी.एस. एलियट ने नहीं कॉइन किया था, एक राइटर का नाम था वाशिंगटन, और इसी ने ही ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को कॉइन किया था। जस्ट एक सेकेंड। टर्म को क्वाइन करने वाला कौन था? टर्म को क्वाइन किया था, नाम था वाशिंगटन आल्स्टन। ये ध्यान रखे रहिएगा, वाशिंगटन आल्स्टन ने टर्म को क्वाइन किया। वाशिंगटन आल्स्टन एक अमेरिका का पेंटर था और इसको पॉपुलराइज किया था टी.एस. एलियट ने अपने ऐसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में। T.S. Eliot used this term in Hamlet and his Problems. Hamlet and his Problems में T.S. Eliot ने इस टर्म को पॉपुलराइज किया, जबकि कॉइनर इसका जो है वो वाशिंगटन आल्स्टन है। और किस लिए टी.एस. एलियट ने इसको यूज किया है? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को। टी.एस. एलियट यूज्ड द टर्म एक्सक्लूसिवली to refer to his claimed artistic mechanism whereby emotion is evoked in the audience। और वो बताते हैं कि इमोशंस कैसे इवोक किया जाए ऑडियंस में, इसके लिए ऑब्जेक्टिविटी की क्या जरूरत है। कहते हैं द ओनली वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशन इन द फॉर्म ऑफ आर्ट इज बाय फाइंडिंग ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। राइट, द ओनली वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशन, इमोशन को एक्सप्रेस करने का जो इकलौता एकमात्र तरीका है वो ये है, वो है इन द फॉर्म ऑफ आर्ट। कैसे एक्सप्रेस करें? इज बाय फाइंडिंग एन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को पा करके। अब ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है क्या, उसको बताते हैं वो कि इन अदर टर्म्स ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या है? अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अ सिचुएशन, अ चेन ऑफ इवेंट्स, a set of objects, a situation, a chain of events which shall be the formula of that particular emotion। जो उस पार्टिकुलर इमोशन को कैरी कर पाए उसका वो एक फार्मूला होगा। such that when the external facts which must terminate in sensory experience are given, the emotion is immediately इवोक्ड। कैसे? कहते हैं कि जब एक्सटर्नल फैक्ट्स दिया हो, राइट, व्हेन द एक्सटर्नल फैक्ट्स व्हिच मस्ट टर्मिनेट इन सेंसरी एक्सपीरियंस, राइट, सेंसरी एक्सपीरियंस में खत्म होते हो
अगर ऐसे शब्द दे दिए जाएं तो इससे क्या होगा, इमोशन जो है वो इमीडिएटली इन्वोक्ड हो जाएगा। और इसी आधार पर वो बताते हैं कि हैमलेट जो है वो ऑब्जेक्टिव फेलियर है, राइट। हैमलेट क्या है, हैमलेट को वो ऑब्जेक्टिव फेलियर बताते हैं और मैकबेथ को और मैकबेथ ने कॉरियोलैनस को बताते हैं कि वो आर्टिस्टिक सब्जेक्ट, आर्टिस्टिक सक्सेस है। हैमलेट आर्टिस्टिक फेलियर है और आर्टिस्टिक सक्सेस जो है वह कॉरियोलैनस। इट सीम्स टू बी in difference to this principle that Eliot famously described the play Hamlet as the most certainly an artistic failure. Eliot felt that Hamlet's strong emotions जो हैं they exceeded the facts of the play. वहां पर emotions ज्यादा है, facts कम है। They exceeded the facts of the play, which is to say they were not supported by an objective correlative. और टी.एस. एलियट इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि सच अ सर्कमस्टांस इज समथिंग विच एवरी पर्सन ऑफ सेंसिबिलिटी हैज नोन। हर पर्सन जो सेंसिबिलिटी का है वो इसको जानता है। एक क्वेश्चन यही खाली कि टर्म किसने क्वाइन किया था, तो वाशिंगटन एल्स्टर ने। पॉपुलराइज किसने किया, टी.एस. एलियट ने। टी.एस. एलियट ने कहां यूज किया है, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव किया किसके लिए है, स्पेशली फॉर हैमलेट। और हैमलेट को बताया है कि आर्टिस्टिक फेलियर है क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है। बस इतनी सी बात है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव में। क्लियर है, डन। आगे आइए, चलिए आइए अब ओड की बात करते हैं। जी सोनिका, मैकबेथ को बताया है। मैकबेथ और जो है कॉरियोलैनस आर्टिस्टिक सक्सेस है। आर्टिस्टिक सक्सेस समझ में नहीं आया सृष्टि को। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि जो कैरेक्टर हो किसी भी प्ले का, उसमें इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए कि उसके इमोशन की वजह से उसके फैक्ट्स छिप जाएं, जैसा कि हैमलेट के साथ होता है। बस इतनी सी बात है। ओड पर आ जाइए, ODE, ओड। ओड क्या होता है, ओड लिरिक पोयम होती है। एक बात तो ये, क्या होता है ओड, ओड लिरिक पोयम होता है। नहीं, मैंने मैकबेथ को आर्टिस्टिक फेलियर नहीं बताया है भाई। हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर बताया, इधर का उधर ना करिए, अभी तो टाइम है। ओड इज अ लिरिक पोयम ऑफ एनी लेंथ दैट एड्रेसेस अ पर्सन और ट्रीट्स अ थीम इन डिग्निफाइड सीरियस मैनर। एड्रेस्ड टू समवन, ये होता है ओड। और जो भी थीम होती है उसको डिग्निफाइड या सीरियस तरीके से प्रेजेंट करती है, ये होता है ओड। क्लियर। ओड इज अ ग्रीक वर्ड जी। इन इंग्लिश पोएट्री there are three types of odes: the Pindaric ode, the Horatian ode और the irregular ode। Pindaric ode, Horatian ode और irregular ode। क्लियर। अभी उस पर आते हैं। दूसरी बात जान लीजिए कि ओड हमेशा एक सेलिब्रेटरी पोयम होती है, किसी पर्सन को एड्रेस होती है और उस पर्सन को हमेशा यूलोजाइज करती है, उसकी प्रशंसा करती है, राइट। उसको यूलोजाइज करती है, उसकी प्रशंसा करती है, उसी के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता है, उसको ओड कहा जाता है, इसीलिए पार्टिकुलरली एड्रेस्ड होती है।
और ओड सबसे पहले शुरू ही हुए थे ग्रीक में, और एक ग्रीक का पोएट था, नाम था उसका पिंडार, और पिंडार से ही पिंडारिक ओड बना है। क्लियर, ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है ओड का, पिंडारिक ओड। और जब पिंडार ओड लिखता था तो ये किसके लिए लिखता था? ये लिखता था ओलंपिक गॉड्स के लिए, ओलंपिक गेम्स के लिए, और ओलंपिक में मेडल के विनर्स के लिए, उन सब की प्रशंसा करने के लिए, यूलोजाइज करने के लिए ये पोएम अपनी लिखा करता था, जिसको पिंडारिक ओड कहा जाता है। राइट, टू सेलिब्रेट द ओलंपिक गॉड, टू सेलिब्रेट द ओलंपिक विनर्स, और टू सेलिब्रेट द ओलंपिक गेम इटसेल्फ, इन सब के लिए वो ओड लिखता था। कब? 5th सेंचुरी बीसी में। राइट, इसकी पोएट्री किस लिए लिखी जाती थी? ओड किस लिए लिखता था? टू कमेमोरेट एथलेटिक विक्ट्रीज वर संग बाय अ कोरस। राइट, एथलेटिक्स के लिए लिखता था, और इसकी जो पोएम होती थी वो कोरस उसको गाती भी थी, ये उसकी और खास बात थी। वैसे हर चीजें गाने के लिए ही होती हैं। क्या लिखा है दीपा सर? थोड़ा अपने लेफ्ट से लिखना शुरू कीजिए, अपने लेफ्ट से, इधर से तो लिख रहा हूं। अच्छा, उधर वाला नहीं दिख रहा है क्या? चलिए ठीक, कोशिश करूंगा। क्लियर जी, रश्मि राजपूत जी बिल्कुल सही है। तो ये किस लिए लिखता था? एथलेटिक विक्ट्रीज को कमेमोरेट करने के लिए लिखता था पिंडार। और फिर होरेसियन ओड आया। होरेसियन ओड जो है जो ग्रीक पोएट पिंडार ने शुरू किया था, सॉरी, ग्रीक पोएट पिंडार ने पिंडारिक ओड, और रोमन पोएट जो था, लैटिन पोएट, उसका नाम था होरेस, और जो होरेस ने शुरू किया वो क्या हुआ? उसको होरेशियन ओड कहा जाता है। होरेशियन ओड कहा जाता है, जिसको लिखना शुरू किया लैटिन पोएट पिंडार ने। ये तो सॉरी यार, क्या कंफ्यूजन हो जा रही है। ग्रीक पोएट है पिंडार, और रोमन पोएट या लैटिन पोएट है होरेस। इसने जो शुरू किया उसको होरेशियन ओड कहा जाता है। इन दोनों में डिफरेंस भी था, थीमेटिक डिफरेंस भी था, स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी था। स्ट्रक्चरल डिफरेंस में यह था कि पिंडारिक ओड बिल्कुल सेट पैटर्न पर लिखे जाते थे, और उस सेट पैटर्न को एस्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और इपोड कहा जाता है। राइट, अब इसका भी मतलब समझ लीजिए, ये क्या है? एंटीस्ट्रोफी, स्ट्रोफी और इपोड। जब कोरस गाती थी आकर के स्टेज पर, तो पहले वो स्टेज पर एक बार दाएं जाना, और फिर अपने बाएं जाना, और फिर आकर के बीच में आना। तो जो एंटीस्ट्रोफी था, इससे वो राइट होती थी, कोरस राइट खिसक जाती थी, और स्ट्रोफी में वो लेफ्ट में चली जाती थी। और फिर इपोड जब होता था तो वो सेंटर में आ जाती थी। ये ट्राइड है जिस पर पिंडार ने अपने ओड लिखे हैं, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और फिर इपोड, लेफ्ट, राइट और फिर सेंटर। ये स्ट्रक्चर था ओड फॉर्म का। किसके लिए? ये स्ट्रक्चर ओड फॉर्म के लिए था मिस्टर पिंडार का। अब होरेस ने इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल फॉलो नहीं किया। होरेस के जो ओड हुए ये पर्सनल ओड हो गए। राइट, ये तो यूनिवर्सल लिखता था, ये पर्सनल हो गए, और ये रिफ्लेक्टिव ओड हो गए, मतलब ये फिलोसॉफिकल ओड भी हो गए। पर्सनल हो गए, रिफ्लेक्टिव हो गए। और ये किसको सेलिब्रेट करते थे? ये फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट करते थे। राइट, ये फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट करते थे। और फ्रेंडशिप के अलावा जो है ये खुद पोएट्री को भी सेलिब्रेट करने का काम कर लेते थे। और ये जो लिखे जाते थे वो या तो 2 स्टैंजा में या तो 4 स्टैंजा में इस फॉर्मेट में लिखे जाते थे। मतलब इनका फॉर्मेट जो है चेंज नहीं होता था, इसीलिए इनको होमोस्ट्रोफिक ओड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? होमोस्ट्रोफिक ओड भी कहा जाता है। बिकॉज ऑफ
नो चेंजिंग। होमोस्ट्रोफिक ओड भी कहा जाता है होरेसियन ओड को। क्लियर? होरेसियन ओड को होमोस्फेरिक भी कहा जाता है। दोनों ने क्या किया था, पिंडार और होरेस ने, कि बोथ टाइप्स इंप्लाइड रेगुलर स्टैंजाइक एंड मीट्रिकल पैटर्न्स। और इन दोनों, ये ग्रीक और लैटिन के थे, क्लासिकल के थे, और क्लासिकल से एक तीसरा फॉर्म इंग्लैंड में जो पैदा हुआ उसको जो है इर्रेगुलर ओड कहा जाता है। इर्रेगुलर ओड क्या है? ये टोटली कौन सा ओड है? ये इंग्लिश ओड है, द इर्रेगुलर ओड। और इसको शुरू किसने किया था? इंग्लैंड में इसको शुरू किया था अब्राहम कुली ने। अब्राहम कुली ने 17वीं सेंचुरी में एक नया ओड शुरू किया जिसको कहा जाता था इर्रेगुलर ओड। मतलब ना तो वो होरेस को फॉलो करते थे और ना वो पिंडार को फॉलो करते थे, बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म था जिसको इर्रेगुलर ओड कहा गया। इन्होंने पूरी तरीके से ट्रेडिशन को ही तोड़ दिया और बहुत सारे वेरिएशंस ले आए थे। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वर्ड्सवर्थ का जो ओड है, इमोर्टैलिटी ओड जिसे आप कहते हो, इमोर्टैलिटी ओड इर्रेगुलर ओड का एग्जाम्पल है। दोनों को मिक्स किया है किसने? जो है वर्ड्सवर्थ ने, वो इर्रेगुलर ओड का एग्जाम्पल है। कीट्स का जो ओड अभी आप बता रहे थे, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, वो किस टाइप का ओड है? ओड ऑन ग्रेसियन अर्न जो है वो होरेसियन ओड है, राइट? वो होरेसियन ओड है ग्रेसियन अर्न का। एक ओड बेन जॉनसन ने लिखा था, ओड टू सर लूसियस कैरी एंड सर हेनरी मॉरिसन, जिसको पिंडारिक ओड कहा जाता है। क्लियर है कि नहीं? ओड के बारे में फिर से सुनिए इन अ नटशेल कि ओड इज अ सेलिब्रेटरी पोयम। एक सेलिब्रेटरी पोयम होती है एड्रेस टू अ पार्टिकुलर पर्सन, किसी व्यक्ति को एड्रेस होती है। पिंडार ने, ग्रीक पोएट ने 5th सेंचुरी में शुरू किया था, टू अप्रिशिएट, टू यूलोजाइज द एथलेटिक विक्ट्रीज ऑफ द ओलंपिक गेम्स, टू यूलोजाइज द ओलंपिक गॉड्स एंड ओलंपिक विनर्स। एंड इन इमिटेशन ऑफ पिंडार इट वाज स्टार्टेड बाय होरेस। होरेस ने जब शुरू किया, कहां शुरू किया? होरेस वाज अ लैटिन पोएट, तो उसको होरेसियन ओड कहा गया। और होरेसियन ओड जो है, दे आर मोर रिफ्लेक्टिव एंड मोर पर्सनल, दे समटाइम्स सेलिब्रेट, दे समटाइम्स यूलोजाइज the poetry itself or friendship or some personal views. Or irregular ode were started by Abraham Cooley in England, right? Or he broke the tradition of Horatian ode and Pindaric ode and started to write in a new one. जी नज़मा नदीम जी, इमोर्टैलिटी ओड जो है वो इर्रेगुलर ओड है। वैसे आपको बेसिकली ये गूगल पर, विकिपीडिया पर पिंडारिक ओड लिखा ही मिल जाएगा, लेकिन पिंडारिक ओड विद अ वेरिएशन है, इसलिए इसको इर्रेगुलर ओड कहा जाता है। अब्राहम कुली ने ओलिवर क्रॉमवेल को सेलिब्रेट करने के लिए, यूलोजाइज करने के लिए ओड लिखा था जिसको इर्रेगुलर ओड कहा जाता है। अब प्राची कौशिक जी को इतना क्लू दे दिया है, अब वो ढूंढ लेंगी कि कौन से पोयम है अब्राहम कुले की। हाँ, एक ओड और आपको बताऊं, एक ओड मैरिज ओड भी होता है। मैरिज ओड भी होता है
और मैरिज ओड को एपिथालमियन और प्रोथालमियन कहा जाता है, जिसको शुरू किया था एडमंड डिस्पेंसर ने। एपिथालमियन और प्रोथालमियन जो है वो शुरू किया था एडमंड डिस्पेंसर ने, उसको मैरिज ओड कहा जाता है। ये है एडिपस कॉम्प्लेक्स। क्या है? एडिपस कॉम्प्लेक्स। एडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एडिपस कॉम्प्लेक्स का टर्म किसने दिया था? एडिपस कॉम्प्लेक्स का टर्म सिगमंड फ्राइड ने दिया था। सिगमंड फ्राइड ने एडिपस कॉम्प्लेक्स का टर्म दिया था। और रिलेटेड किससे है ये? एडिपस, एक प्ले का नाम आपने सुना होगा, एडिपस द किंग और एडिपस द रेक्स, जिसको लिखा था ग्रीक प्लेराइट सोफोक्लीज ने। एडिपस जब पैदा हुआ तो एक प्रोफेसी हुई थी कि दिस न्यूली बॉर्न चाइल्ड विल किल हिज फादर एंड मैरी हिज मदर। अपने फादर को मार करके अपने मदर से शादी करेगा, ये प्रोफेसी हुई थी एडिपस को लेकर के। और एडिपस के साथ हुआ भी ऐसा, ही किल्ड हिज फादर किंग लाइस अननोइंगली एंड मैरिड हिज मदर एंड हिज ओन मदर बिकेम हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन बिकेम हिज सिबलिंग्स। इसके चिल्ड्रन भी उससे हो गए थे। क्लियर है? तो सिगमंड फ्राइड ने अपने साइको एनालिटिकल थ्योरी में इसी को थ्योराइज किया है। और एडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एक्सेसिव लव ऑफ अ सन टू हिज मदर। एक्सेसिव लव ऑफ अ सन टू हिज मदर और वाइस वर्सा। राइट? एक बेटे का मां के प्रति जो अफेयर है, जो प्यार है, वो एडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। या एक मां का जो अपने बेटे के लिए है, उसको भी एडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। बना किसी है? इसी एडिपस से, जो एडिपस कैरेक्टर था। तो लव ऑफ अ सन टू हिज मदर या लव ऑफ अ मदर टू हर सन, ये एडिपस कॉम्प्लेक्स होता है। सिगमंड फ्राइड ने इसको थियराइज किया है। व्हेन अ मेल चाइल्ड इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मदर, अपोजिट सेक्स में ही अट्रैक्शन होता है। मदर के तरफ सन का ज्यादा झुकाव होता है और बेटे का जो है डॉटर का झुकाव अपने फादर की तरफ होता है। तो जब डॉटर और फादर का अफेयर ऐसा होता है तब उसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में एक्सेसिव लव ऑफ डॉटर टू हर फादर या एक्सेसिव लव ऑफ फादर टू हिज डॉटर। जब डॉटर और फादर की बात आए तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, और जब सन और मदर की बात आए तब वो एडिपस कॉम्प्लेक्स होता है। व्हेन अ फीमेल चाइल्ड इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर फादर, अपोजिट सेक्स, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। एंड व्हेन अ सन इज जो है अट्रैक्टेड टू हिज मदर, उसको बोलते हैं एडिपस कॉम्प्लेक्स। और इन दोनों को थियराइज किया था सिगमंड फ्राइड ने अपने बुक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में। और इसी थ्योरी पर ही हैमलेट को भी एडिपस कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल मान लिया जाता है। बस करें, चलिए बहुत है आज के लिए, कल फिर कंटिन्यू करेंगे इसी को। थैंक यू वेरी मच फॉर बेयरिंग विद मी, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।